हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो 12th क्लास फिजिक्स का बुक है उसका यहाँ पे जो सबसे पहला वाला चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, उसका एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग ने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है, यानी एक तरह से आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, या फिर आपका जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या करना होता है, आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट चूज करना होता है। ओके, तो इसमें आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले का जो आंसर है वो है आपका ए। ओके, सेकंड का आंसर है आपका डी। उसके बाद अगर आप थर्ड की तरफ मूव करते हो तो थर्ड का आंसर है आपका डी। फोर्थ का आंसर है यहाँ पे 12.5। फिफ्थ का आंसर है यहाँ पे फॉर बोथ पी एंड क्यू। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसका जो आंसर है वो है आपका 1:2:3। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें जो है आपका आंसर इन ब्रीफ। ओके, ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर है वो कितना लॉन्ग है। अगर आंसर लॉन्ग होगा और कुछ डिराइव करने के लिए बोला होगा तो आपको वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा है कि वाई आर द कर्व रोड बैंक। ओके, अगर आप कर्व रोड को देखते हो तो वो बैंक होते हैं, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे आपको जो पूरा एक छोटा सा जो रीजन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर द टू व्हीलर्स। ओके, तो क्या आपको टू व्हीलर्स के लिए बैंक रोड की जरूरत होती है, तो बिल्कुल नहीं। टू व्हीलर्स के लिए बैंक रोड की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा जो रीजन है पहले का यहाँ पे जो आंसर है वो तो दे दिया है, और यहाँ पे साथ साथ में जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि आपको कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड। ओके, जो आपका कोनिकल पेंडुलम होता है वो फ्रीक्वेंसी के कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको पहला वाला पूछा क्वेश्चन। इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ सम फैक्टर। ओके, और ये इंडिपेंडेंट होता है कुछ फैक्टर से, तो उस फैक्टर्स के बारे में आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि व्हाई इज इट यूजफुल टू डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो ये यूजफुल क्यों है कि हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक तरह से सिंप्लीफाई कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो उस इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, और उसका सिंबल यहाँ पे आपको दिया गया है के। ओके, तो इसको हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, विथ रीजन विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, a uniform dice and the hollow right circular cone have the same formula for their mi when the rotating about their central axis, why it is so। okay, तो यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया है। ओके, hollow right circular, okay, have the come the same formula for their मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पे आपको उसका जो कंप्लीट आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा उसकी तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा है कि वाइल ड्राइविंग अलोंग एंड द अनबैंक सर्कुलर रोड, यानी आपके पास ड्राइविंग कर रहे हो आप, लेकिन जो रोड है वो अनबैंक है। अनबैंक रोड का मतलब होता है कि अगर आप देखते हो कि अगर आप एक स्ट्रेट रोड को देखते हो जो साइड साइड से क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैंक रोड। लेकिन जैसे अगर आप माउंट पे चढ़ते हो तो माउंट पे कैसे ऐसे सर्कुलर रोड आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इस साइड से क्या होते हैं, ये थोड़े से उठे हुए होते हैं, ताकि जो अच्छा सा एक ग्रिप है वो गाड़ियों को मिल सके और गाड़ियां आसानी से उस चीज को चढ़ सके और एक्सीडेंट ना हो। ये सारी चीजों के लिए जो बैंक रोड है उनको बनाया जाता है। ओके, और टू व्हीलर राइडर हैज टू लर्न विद द वर्टिकल, व्हाई इट इज सो, with what angle the rider has to learn, derive the relevant expression why such a learner is not necessary for the फोर व्हीलर। ओके, तो इस चीज को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो, अगर टू व्हीलर है और फोर व्हीलर है तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की वजह से क्या चीजें क्या अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं बैंक रोड और अनबैंक रोड पे, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, यहाँ पे आपको पूरा एक जो डेरिवेशन है उसका पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, साथ में उसको किस तरीके से डिराइव किया गया है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करो तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे सब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से ऐसे सब क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए आते हैं, मोस्टली 4 मार्क्स के लिए आपको ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। ओके, लेकिन जब आप क्वेश्चन लिखते हो यहाँ पे तो हमने बहुत सारी जो चीजें हैं थेरोटिकल भी आपको एक्सप्लेन की है, लेकिन अगर आप थेरोटिकल पार्ट को अगर आप स्किप भी कर देते हो, डायरेक्ट आप डेरिवेशन को जो भी आपका आंसर है अगर आप स्टार्ट करते हो तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आपको आंसर करेक्ट निकालना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो जिसमें क्या पूछा है कि यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन, ओके, derive the expression for the minimum speed at the different location along a vertical circular motion controlled by the gravity। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन आपको अलग अलग एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव करना है, वो भी मिनिमम स्पीड पे, और ये सारी लोकेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी आपको एक लोकेशन पे ये सारी चीजें डिराइव नहीं करनी है, और इसके ऊपर जो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो कंट्रोल करेगा बाय द ग्रेविटी। ओके, इज जीरो स्पीड पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट, ओके, अंडर व्हाट कंडीशन, ये एक आपको क्वेश्चन है। ऑल्सो प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेंशन, ओके, यानी जो आपका नॉर्मल फोर्स है उसको आपको डिराइव करना है, डिपेंड ओनली अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जो आपकी स्पीड होती है व्हीकल्स की वो भी डिपेंड होती है, तो उसको भी यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के अंदर आपको दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, यहाँ पे भी आपको जो नेक्स्ट पार्ट है उसका पूरा थेरोटिकल है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो जिसमें आपको क्या पूछा है, डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की जो नेसेसिटी होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहला। ओके, तो ये आपका क्या होगा, पूरी तरह से थेरोटिकल बेस होगा। फिर उसके बाद उसको डिफाइन करना है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड एंड डज नॉट डिपेंड, उसके बाद उसके कुछ फैक्टर लिखने हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन उसकी नेसेसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ओके, कैन यू लोकेट द सम सिमिलरिटी बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको कुछ ऐसे जो फैक्टर हैं जैसे आपको कुछ सिमिलर पॉइंट है जैसे सेंटर ऑफ मास के और रेडियस ऑफ गायरेशन के, वो आपको लिखने हैं। ओके, व्हाट कैन यू इन्फर इफ यू यूनिफॉर्म रिंग एंड द यूनिफॉर्म डिस्क हैव द सेम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे बताने हैं और लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पूरा एक आंसर है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिक्स वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो जिसमें क्या पूछा है कि स्टेट द कंडीशन अंडर विच द क्या बोलते हैं थ्योरम्स ऑफ द पैरेलल एक्सिस, यहाँ पे आपको पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, ओके, एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस, दो आपको एक्सिस दिए हैं, पहला आपका पैरेलल एक्सिस, ओके, दूसरा आपका परपेंडिकुलर एक्सिस, स्टेट द रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दोनों का आपको चाहे आपका पैरेलल एक्सिस हो या फिर आपका परपेंडिकुलर एक्सिस हो, दोनों का आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका थ्योरम आपको किस तरीके से डिफाइन करना है। ओके, और यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वो आपको दिया है, उस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको इसको डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आपको क्या पूछा है, derive an expression that related angular momentum with the angular velocity of the rigid body। ओके, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना है किसका, एंगुलर मोमेंटम का विथ रिस्पेक्ट टू द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इन दोनों में क्या आपको सिमिलरिटीज, क्या आपको एक्सप्रेशन ये दोनों में दिखता है, उसके ऊपर यहाँ पे आपको जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आपको डिराइव करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आपको पूछा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द टॉर्क विद द एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द रिजिड बॉडी। ओके, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे भी ऑब्टेन करना है, लेकिन ये एक्सप्रेशन होगा वो रिलेटिंग विद द टॉर्क होगा। ओके, टॉर्क यानी एक तरह से ये होता है एक सर्कुलर मोशन होता है, ओके, विद द एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो भी किसके ऊपर, एक रिजिड बॉडी के ऊपर, यानी रिजिड बॉडी मतलब हार्ड सॉलिड बॉडी के ऊपर आपको ये करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक्सप्रेशन है आपको यहाँ पे दिया गया है, और विद द प्रॉपर आंसर यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको निकाल के दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो 9th वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये तो आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, यूज अ सुटेबल इंस्ट्रक्शन, ओके, इलस्ट्रेशन, डू वी यूज इट ओवर डेली लाइफ। ओके, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका थ्योरेटिकल बेस है, तो आप इसके ऊपर आप जो पूरा क्वेश्चन का आंसर है वो आप लिख सकते हैं
ओके। और इसमें थ्योरेटिकल में क्या होता है कि आप पूरे के पूरे जो मार्क्स है आप निकाल सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको थोड़े से बहुत जो पॉइंट है उनको बाय हार्ट करने पड़ते हैं, उनको अच्छे से रिमेम्बर करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा है कि डिस्कस द इंटरलिंक बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट दैट रोल विदाउट स्लिपिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको जो एक ट्रांसलेशन मोशन है या फिर आपका रोटेशनल मोशन है और उसके ऊपर जो काइनेटिक आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका आपको विदाउट स्लीपिंग उसका जो रीडिंग ऑब्जेक्ट है उसको आपको इंटरलिंक करना है तीनों के साथ, और उसके ऊपर आपको एक जो डेरिवेशन है उसको यहाँ पे आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो पूरा डेरिवेशन है उसको फाइंड करके दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, जिसमें आपको क्या पूछा है कि a rigid object is rolling down and the inclined plane। ओके, अगर आपके पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करता है, रोलिंग करता है। ओके, इस तरीके से derive expression for the acceleration along the track and the speed after falling through the certain vertical distance। ओके, आपको यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो आपको देखनी है। ओके, और ये स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो ये इसका जो एक्सप्रेशन होगा उसको आपको यहाँ पे डिराइव करना है। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे डिराइव करके दिया है। जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा उस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो दोनों चीजों को यहाँ पे डिराइव किया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चीजें यहाँ पे डिराइव की गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन द 10 सेकेंड। ओके, अगर एक एंट है, अगर वो किसी सर्कल का जो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, इस ऑब्जेक्ट को वो 10 सेकेंड में क्या करती है, उसकी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हील इज गिवन एज द 2 रिवर्सिबल बाय द सेकेंड, which means it completed the 2 revolution in 1 second. Therefore, in the 10 second, the number of revolution completed by ant is। okay, तो ant कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी 10 सेकेंड में, अगर वो 2 सेकेंड का होता है तो। ओके, तो इस तरीके से वो 20 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। 1 सेकेंड में अगर 2 रिवोल्यूशन हो रहे हैं तो 10 सेकेंड में कितने होंगे, ऑफकोर्स 20 होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th वाला, जिसमें आपको क्या पूछा है कि somehow the ant is stuck in the rim of the bicycle wheel of the diameter। ओके, अगर एक एंट है, ओके, एंट अगर आपने देखा होगा कि जो साइकिल का रिम होता है, साइकिल का रिम किस तरीके से होता है, यहाँ पे उसकी जो कांडियां होती है। ओके, अगर इन कांडियों में जो एंट है वो कहीं फंस गई है, ओके, उसके ऊपर कहीं स्टक हो गई है, अगर वो क्या बोल रहे हैं, वो उसका जो पूरा डायामीटर है इस व्हील का वो कितना है, आपका 1 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे 1 मीटर यानी 2.5 फीट हो गए। While the bicycle in on the central stand, the wheel is set into the rotation and it attain the frequency of 2 revolution per second। ओके, अगर ये पूरा एक जो व्हील है, अगर ये 1 सेकेंड में, ओके, यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना 2 बार घूमता है। ओके, तो ये 10 सेकेंड में इन 10 सेकेंड में वो कितने बार घूमता है, 2 बार। With uniform angular acceleration, calculate the number of revolution completed by ant in the 10 सेकेंड। तो एक एंट है वो 10 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन इस साइकिल के रिम के अंदर कंप्लीट करेगी, ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर आप जब भी साइकिल को स्टार्ट करते हो तो पहला जो रिवोल्यूशन होता है उसको टाइम लगता है, और जो लास्ट वाला होता है जिसमें आप ब्रेक लगा के उस चीज को रोकते हो तो उसमें आपको टाइम लगता है। तो दोनों के बीच में क्या उसका एक रिवोल्यूशन होगा, वो दोनों रिवोल्यूशन भी यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ओके, उसके बाद 13th वाला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें क्या पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। ओके, यहाँ पे आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, किसके बीच में, एक कॉइन है और एक ग्रामोफोन। ओके, ग्रामोफोन आपने देखा होगा कि वो बड़ी सी एक सीडी होती है, जो आपकी नॉर्मल सीडी होती है ना उससे डबल होती है, जिसके ऊपर सॉन्ग प्ले करते हैं हम लोग, वो ग्रामोफोन के ऊपर रख के। ओके, तो उनके बीच में अगर वो जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन यहाँ पे आपको दिया है 0.5। ओके, रेडियस ऑफ द डिस्क आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ओके, at what minimum frequency will it start simpling from the 25 there। okay,
बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। ओके, तो अगर ये जो पूरा कॉइन है अगर वो सेंटर में है और उसमें और जो रिम में है ऑलमोस्ट, तो उसमें क्या फैक्टर चेंजेस होंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये एक डेरिवेशन है, जो पूरा एक एक्सप्लेनेशन है उसको यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो आपका 14th वाला है, जिसमें आपको क्या पूछा है कि पार्ट ऑफ ए रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 22 मीटर। ओके, अगर आपके पास कोई एक रेसिंग ट्रैक है, तो हमारे पास सपोज कोई एक रेसिंग ट्रैक है, तो रेसिंग ट्रैक आपका इस तरीके से होता है। ओके, अगर ये रेसिंग ट्रैक डिजाइन किया है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना दिया है 72 मीटर। ओके, we are not recommending the vehicle to drive faster than 216 किलोमीटर ओके पर हावर। अगर कोई व्हीकल है जिसकी स्पीड यहाँ पे लिमिटेड कर दी गई है और वो लिमिटेड स्पीड क्या है आपकी 216 किलोमीटर पर हावर। ओके, विथ व्हाट एंगल शूड द रोड इज टिल्टेड, तो ये जो रोड होगा आपका रेसिंग ट्रैक वाला, वो कितने एंगल के ऊपर टिल्ट होगा कि उतनी जो एक स्पीड है वो इतनी स्पीड को अटेंड कर सके। at what height will the outer edge will be, okay, with respect to the inner edge in the track is 10 मीटर वाइड। ओके, तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है आपको यहाँ पे डिराइव करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो हाइट है उसकी वो कितनी है आपकी 69.98 मीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो पूरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रोड इन द एग्जांपल 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, अभी जो हमारा लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने क्या किया था, एक रेसिंग ट्रैक बनाया था जिसमें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने लिखा था 72 मीटर, उसके अंदर जो स्पीड थी आपकी 216 किलोमीटर ओके पर हावर थी, किलोमीटर पर हावर। ओके, और उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दी थी और उसका हमने जो हाइट है वो भी निकाला हमने 69.98, ये हमारा हाइट था। ओके, उसके बाद इसी क्वेश्चन के ऊपर आपको ये जो 15th वाला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे पूछा है, जिसके अंदर आपको क्या पूछा है कि the coefficient of the stating friction between the tire of the vehicle on the road is 0.8। अभी यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है फ्रिक्शन। तो ये आपका सपोज रोड है और ये रोड के ऊपर आपके क्या है छोटे छोटे व्हील्स है, तो ऑफकोर्स इनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा ही। इन फ्रिक्शन के वजह से ही ये जो टायर है आगे मूव करता है। ओके, विल देयर बी द एनी लोअर स्पीड लिमिट, by how much can be the upper speed limit exceeded in this case। ओके, तो इसके अंदर हम लोग कितना एक मैक्सिमम स्पीड कर सकते हैं और कितना लो स्पीड कर सकते हैं, ये दोनों चीजों को आपको यहाँ पे डिराइव करना है। ओके, तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से तरीके से डिराइव करके दी गई है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग अ स्टंट, अगर आप कोई स्टंट करते हो, जैसे अगर कोई साइकिलिस्ट है साइकिल से अगर कोई स्टंट करता है, ओके, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है एक साइकिलिस्ट को कंसीडर टू बी द प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिकल इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर इनसाइड द सिलेंड्रिकल वेल ऑफ द रेडियस इज 6.05 मीटर। ओके, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, अगर उनके बीच में एक जो नेसेसरी फ्रिक्शन है वो कितना है आपका 0.5, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड बी स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, तो उस आर्टिस्ट को कितना स्पीड मेंटेन करेगा, कितना स्पीड वो मेंटेन करेगा मिनिमम स्पीड की, वो उस स्टंट को इजीली कर सके। ओके, और आपको पता है कि वहां पे ऑफकोर्स साइकिल का वेट होगा, साथ में जो आर्टिस्ट है उसका वेट होगा, तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट का वेट है वो आपको दिया है 50 kg। ओके, इफ सी और ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। ओके, आंसर यहाँ पे आपको दिया है 11 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको कैसे निकालना है, साथ में यहाँ पे फोर्स भी दिया है आपको 500 न्यूटन। ओके, तो ये दोनों चीजों को यहाँ पे डिराइव करके दिया है आपको बहुत प्रॉपर तरीके से। ओके, ठीक है, यहाँ पे पूरा जो आंसर है उसको डिराइव करके यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप 17th क्वेश्चन को जाते हो तो इसको हमने हाईलाइट नहीं किया है। ओके, a pendulum consisting of the massless string of the length is 20 centimeter and tiny bob of the massive 100 gram is set of a conical pendulum। ओके, तो आपने कोनिकल पेंडुलम देखा होगा, ये हमारे पास क्या है एक कोनिकल पेंडुलम है। ओके, ये हमारा पूरा एक थ्रेड है जिसमें यहाँ पे 100 ग्राम का क्या है एक बॉब है जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये लेंथ इसकी कितनी दी है, जो स्ट्रिंग है वो हमारी दी है 20 सेंटीमीटर। ओके, इसमें अभी क्या पूछा है कि इट्स बॉब नाउ परफॉर्म द 75 ओके आरपीएम। ओके, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब।
ओके, तो यहाँ पे इसकी जो एक काइनेटिक एनर्जी है, ओके, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो दो चीजें यहाँ पे आपको फाइंड करनी है और दोनों चीजें यहाँ पे जो फाइंड करके आपको दी है, पहला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया है और बॉब का जो एक ये दिया है ग्रेविटेशनल, वो दोनों चीजें यहाँ पे आपको दी गई है, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अगर आप 18th वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल के लिए एक मोटरसाइकिलिस्ट लिया है, यानी एक बाइकर का एग्जांपल लिया है, जिसमें क्या कहा गया है कि और मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग द वर्टिकल सर्कुलर इनसाइड द स्पेयर ऑफ डेथ, ओके। आपने देखा होगा कि आप सर्कस में जाते हो तो आपको एक यहाँ पे एक सर्कुलर डेथ दिखता है, जिसके अंदर जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से राउंड लगाते हैं, ओके। इस तरीके से वो लोग इसके अंदर राउंड लगाते हैं उस स्पेयर के अंदर, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्पेयर ऑफ डेथ। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट वेरीज बिटवीन द 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उनकी जो स्पीड होती है आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा होती है। अगर इन्होंने इस स्पीड, इस लिमिट से अगर वो कम आए या फिर इस लिमिट से अगर वो ज्यादा गए तो या तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है, कम आए तो, या तो वो डायरेक्टली गिर सकते हैं, ओके। Calculate the diameter of the sphere of the that what are the minimum value are possible for this two speed, okay। तो इन दोनों स्पीड के बीच में क्या एक मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको देखना है, और उसका जो डायमीटर है आपका स्पेयर ऑफ डेथ का वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको फाइंड करके दी है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमीटर आपको दिया है और साथ में उसकी जो उसकी पॉसिबल स्पीड है अप्रोक्सीमेटली वो यहाँ पे आपको 8.49 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दोनों चीजें आपको दी है, ओके। उसके बाद अगर आप 19th वाले क्वेश्चन में जाते हो जिसमें आपको क्या पूछा है कि अगर आपके पास एक मेटेलिक रिंग है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मेटल की रिंग है, ओके। मेटल की रिंग है, ऑफ कोर्स उसका जो वेट होगा मेटल के हिसाब से होगा, तो ये वेट कितना है, रिंग का वेट 1 kg है, ओके। हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, व्हेन द रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, अगर ये एक बार रोटेट करता है अपने डायमीटर पे, इट इज मोल्टन एंड रिमोल्डेड इनटू द thin uniform disk of the same radius, how much will its moment of inertia be when the rotate about its own axis, okay। अगर इसके अंदर वो खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, यहाँ पे वो आपको फाइंड करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a big dumbbell is prepared by using the uniform rod of mass 60 kg and the length is 20 centimeter। अगर आपने देखा होगा कि जो एक डंबल होता है, डंबल इस तरीके से होता है, ओके। तो ये आपके पास एक डंबल है, इसका ये जो रॉड का लेंथ है वो कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है, ओके। और यहाँ पे जो मास है आपका रॉड का वो यहाँ पे दिया है आपको 60 ग्राम। Two identical solid thermocol sphere of the mass is 25 gram and the radius is 10 centimeter. Each are at the two ends of the rod। तो यहाँ पे हमारे पास एक दो दो क्या है, ये डंबल है जिसका वेट होगा, ये वेट कितना है आपका, ये 25 ग्राम है और ये आपका 25 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल आपका मेटल होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया है, यानी थर्माकोल स्पेयर का इस्तेमाल किया है फॉर द प्रैक्टिकल रीजन, ओके। क्योंकि आप असली डंबल के साथ प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, इसके लिए यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे डेमो होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, ओके। उसके बाद कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डंबल, यहाँ पे इस पूरे डंबल का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। उसके बाद व्हेन द रोटेट अबाउट एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ओके। अगर हम लोग इसको रोटेट करें इस सेंटर ऑफ एक्सिस से और परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको डिराइव किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि अ फ्लाई व्हील यूज द प्रिपेयर द अर्थ whenever port is set into the rotation at the 100 rpm, okay। It is in the form of disk of the mass 100 kg and the radius is 0.4, a lump of clay to be taken equivalently to the particle, okay, of mass is 1.6 gram fall on the end, adhere to its and the certain distance x from the center, calculate the x with the will now rotate at 80 rpm, ओके। यहाँ पे आपको देखो एक व्हील दिया है जिसकी रोटेशनल कितनी है, यहाँ पे 100 rpm है, ओके। यहाँ पे उस 100 rpm पे उस डिस्क का मास यहाँ पे दिया है आपको 10 ग्राम, उसका रेडियस यहाँ पे दिया है 0.4 ग्राम। अगर हम लोग उसी चीज को अगर 80 rpm पे देखते हैं तो आपको व्हील का जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी वो आपको यहाँ पे
फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो व्हील का एक्स है उसको यहाँ पे आपको फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट हो या आप कुछ भी हो, अगर आपने स्टार्ट किया है या तो ओके, तो ऑफ कोर्स आप स्टार्ट करो तो आप रेस्ट पे ही होगे, जहां पे आपकी जो वेलोसिटी है, जो आपकी स्पीड है, वो सब जीरो होगा। ओके, एंड द ऑब्जेक्ट रोल डाउन अलोंग द इंक्लाइन दैट राइज बाय द 3 यूनिट इन द एवरी 5 यूनिट। ओके, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन इस तरीके से क्या करते हैं, रोल कर देते हैं। ओके, या फिर वो इंक्लाइन ही क्या करता है, ऑब्जेक्ट रोल डाउन करता है, तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी, ओके, वो 3 यूनिट इन एवरी 5 यूनिट के साथ क्या करेगी, बढ़ेगी। द ऑब्जेक्ट गेन अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या करता है, स्पीड को अटेंड करता है। ओके, एज इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 53 मीटर अलोंग द इंक्लाइन। अगर ये क्या करता है, 53 मीटर क्या करता है, ये जो स्पीड है या डिस्टेंस है वो कवर करता है। ओके, उसके बाद व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप और एस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की पॉसिबल शेप क्या होगी कि वो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ स्पीड कर रहा है और उसने टोटल कितना 53 मीटर क्या किया है, डिस्टेंस से उसको ट्रैवल किया है। तो उसकी जो एक स्पीड होगी, वो स्पीड क्या होगी, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो कैलकुलेशन है आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, और ये पूरे कैलकुलेशन में आप किस तरीके से उसकी स्पीड होगी, किस तरीके से उसका शेप होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो पूरा क्वेश्चन का आंसर है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, और ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ओके, तो इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट होगा या फिर आपको कुछ पूछना होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपको डाउट होगा, आप वो हमें मेंशन कीजिए और आप कमेंट में बॉक्स में आप लिख दीजिए। ओके, और आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आप अपने जो भी क्वेश्चन है आप हमसे वहां पे पूछ सकते हैं। ओके, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।